अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन डिराइव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, हमने पहले ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला डिराइव कर रखा है, दैट इज़ mgh। अब उस फार्मूला के होते हुए हम एक नए रिलेशन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एक नया एक्सप्रेशन क्यों डिराइव करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में आपको हर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और हम ये भी देखेंगे कि वो वाला जो फार्मूला है क्या उसकी कोई लिमिटेशंस हैं जिस वजह से साइंटिस्ट जो है एक नए फार्मूला की तरफ हमें लीड कर रहे हैं। एक्चुअल में ये आपको किसी मुश्किल में नहीं डाला जा रहा, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। तो आज की इस डिस्कशन में हम इन तमाम फैक्टर्स को कवर करेंगे कि क्यों हम एक नए फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और वो पुराना फार्मूला हमारा क्यों वैलिड नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, उस टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने हैं, वो ज़रा देखिए। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रेफरेंस पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई पर्सन मौजूद है, लेट्स से हम किसी जगह पर खड़े हुए हैं तो हम उसी जगह को सरफेस ऑफ अर्थ एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है। वो जिस जगह पे जो पर्सन मौजूद होगा उसके लिहाज से वही सरफेस ऑफ अर्थ होगी। अब हम इसी तरह एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि लेट्स से एक पर्सन है और ये इस जगह पर मौजूद है, या लेट्स से एक बॉल है और ये इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू होगी ये डेफिनेटली एट द सरफेस ऑफ अर्थ, चूंकि हाइट बिल्कुल ज़ीरो है, हम एक फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। अब इसी तरह अगर इसी के लिहाज से हम इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि अर्थ के ऊपर कौन सा कोई फ्लैट सरफेस है, अब सरफेस जो है कहीं पे हाइट ज़्यादा है, कहीं पे हाइट कम है, तो इस लिहाज से हम बात कर रहे हैं। अब यही बॉल इस पर्सन के लिहाज से यहाँ पर अगर देखी जाए, चूंकि ये जो बॉडी है ये टॉप हाइट पर है, तो यहाँ पे हमने इसको सरफेस ऑफ अर्थ इमेजिन किया हुआ है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन इस पॉइंट को सरफेस ऑफ अर्थ मान के एनर्जी कैलकुलेशन कर रहा है तो उसके लिहाज से वो कहेगा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। लेकिन अगर आप इसी पर्सन को कहें कि इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बताएं, तो वो कहेगा चूंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ पे टॉप हाइट पर है और ये इसके लिहाज से बॉटम यानी कि डाउन पोजीशन पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर ये मौजूद है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इस पर्सन के लिहाज से ये नेगेटिव होगी, यानी कि ये कहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि एनर्जी इंक्रीज कब करती है जब आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करते हैं, और डिक्रीज कब करती है। बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बॉडी को लेट से यहाँ पे जैसे प्रॉपर ग्रेविटेशन फील्ड मौजूद है, अगर इस पॉइंटर को हम इस सर्टेन पोजीशन से लिफ्ट करके इस पोजीशन तक ले जाते हैं तो हम कहेंगे इस पॉइंट की बोर्ड मार्कर की एनर्जी जो है इंक्रीज हुई है। इस चेंज को आप पॉजिटिव चेंज कहेंगे। अब इसी को अगर आप यहाँ से दोबारा डाउन पोजीशन पर ले जाएं, यानी कि पहले से भी डाउन पोजीशन पर ले जाएं, तो हम कहेंगे इस बॉडी की जो एनर्जी है ये नेगेटिव हो गई है। ये एनर्जी का इंक्रीज करना तब पॉसिबल होगा जब आप एक फील्ड के अंदर रहते हुए किसी बॉडी को सर्टेन पोजीशन से लिफ्ट करें और वो फील्ड के अंदर ये एनर्जी, ये कैपेसिटी हो कि इस बॉडी को वो दोबारा पुल कर सके, यानी कि वापस लेके आ सके, तब इस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज होगी। दोबारा से सुन लीजिए, इस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज कब होगी? अगर आप एक फील्ड के अंदर रहते हुए एक बॉडी को सर्टेन पोजीशन से लिफ्ट करके किसी और पोजीशन पर ले जाएं और सच दैट इतनी हाइट पर आप लेके जाओ कि वो फील्ड दोबारा इसको पुल बैक कर सके। तो अगर आप फील्ड के अगेंस्ट इसको लेके जाते जाएंगे तो इसकी जो एनर्जी है ये इंक्रीज करेगी, और अगर आप रेफरेंस पॉइंट की तरफ इसको लेके जाएंगे, लेट्स से ये सरफेस ऑफ अर्थ थी, इस पर लेके आएंगे वापस, तो वही एनर्जी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि रेफरेंस पॉइंट की तरफ आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, रेफरेंस पॉइंट से अवे जाएं सच दैट कि वो फील्ड इसको वापस लाने की कैपेसिटी जरूर हो तो एनर्जी डिक्रीज होगी। आप यूं कह लें कि आप एक बॉडी को इतना हाई लेवल पर ले जाते हैं कि वो जो हमारा सरफेस है या जो ग्रेविटेशनल पुल है या जो फोर्स है उसको वापस पुल बैक नहीं कर पा रही, तो इस बॉडी की एनर्जी हमारे लिहाज से डिक्रीज हो जाएगी। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी इंक्रीज तब
जब फील्ड के अंदर आप बॉडी की पोजीशन चेंज करें सच दैट कि फील्ड उसको वापस लेके आ सके, और उस फील्ड के लिहाज से अगर आप किसी बॉडी को बहुत ज्यादा बुलंदी पर ले जाएंगे, वो फील्ड वापस ही ना लेके आ सके, तो वो एनर्जी डिक्रीज मानी जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स आपने माइंड में रखने। अब आप देखिए इस पॉइंट के लिहाज से, क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ से, ये सरफेस ऑफ अर्थ की रेफरेंस, इससे भी अगर आप देखें तो ये पोजीशन पे एनर्जी नेगेटिव हो गई। अब इसी पॉइंट के लिहाज से चूंकि ये पोजीशन थोड़ी टॉप पर है, तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये 0 से ग्रेटर होगी, या आप इसको कह लें ये पॉजिटिव होगी। अब ये और ये पोजीशन चूंकि इक्वल है, तो इसी पर्सन को अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पे एनर्जी बताइए, तो वो कहेगा यहाँ पे एनर्जी 0 है। इसी तरह इसी पर्सन के लिहाज से ये वाली एनर्जी ये अगेन से नेगेटिव हो जाएगी। सो नाउ हमें एक बात समझ आ रही है कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ट्रेस करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान के, देखें हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट है सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो एक ही बॉडी की एनर्जी डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट आ रही है, और कोई भी एक ऑब्जर्वेशन पे कोई भी सिंगल पर्सन एग्री नहीं करेगा। इसीलिए हमें एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है जिसके लिहाज से तमाम कैलकुलेशंस की जाए तो एनर्जी रिस्पॉन्स इक्वल आए। यानी कि अगर आप ऐसी कैलकुलेशन करें ऐसे रेफरेंस पॉइंट को मान के कि जहां पे तमाम पर्संस, तमाम ऑब्जर्व करने वाले जो पर्संस हैं वो कहें कि हाँ जी अब ये रेफरेंस पॉइंट एक परफेक्ट रेफरेंस पॉइंट है, और इस पॉइंट के लिहाज से तमाम लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन सेम आएंगी। तो वो डियर स्टूडेंट्स हम इमेजिन कर लेते हैं एक इन्फिनिटी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट कि अर्थ से आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक पॉइंट इमेजिन कर लें, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो 0 मानी जाएगी, क्योंकि वो हमारे जोन से आउट हो जाएगी, उस बॉडी की एनर्जी 0 होगी। तो 0 एक परफेक्ट रेफरेंस पॉइंट होगा अगर आप इन्फिनिटी को रेफरेंस रख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो ये वाला रेफरेंस पॉइंट है ये गलत हो जाएगा, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये सब के लिए ये एक जैसा नहीं है। तो हमारा जो न्यू रेफरेंस पॉइंट है जिस पे तमाम लोग डेफिनेटली एग्री करेंगे वो है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिहाज से अगर तमाम पर्सन्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डेफिनेटली 0 होगी। तो याद रखिए न्यू रेफरेंस पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होगा, ये एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है। अब इसी तरह सेकंड देखिए, वही जो मैंने स्टार्ट में बात की कि एमजीएच फार्मूला की वैलिडिटी का इशू क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज एमजीएच। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फार्मूला तब वैलिड है जब ये जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। और अगर आप एक बॉडी को एक सर्टेन पोजीशन से बहुत ज्यादा हाइट पर लेके जाते हो, तो आप जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब है हमारी ग्रेविटी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली वेरी करेगी। अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो तब ये फार्मूला वैलिड नहीं है। इसलिए हम एक नए फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा इसके दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी क्या है कि हमने ग्रेविटेशनल जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे एक फार्मूला डिराइव किया था, दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम। लेट्स से ये आप सर्टेन पोजीशन से एक बॉडी को लिफ्ट करके लेके जा रहे हो, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स का ये फार्मूला है डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हमने डिराइव किया है दिस इज एमजीएच। यहाँ पे हमें एक चीज और प्रॉब्लमेटिक नजर आ रही है कि अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इस हाइट या डिस्टेंस के साथ देखें तो ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है। अगर हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, बट अगर आप इस ग्रेविटेशन फोर्स को देखें तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेट कर रही है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे तो ये इन्वर्स रिलेशन आ रहा है डिस्टेंस के साथ, और यहाँ पे इस एनर्जी का डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। इस इशू को भी हम हमारे न्यू जो फार्मूला होगा उसमें रिजॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये चंद पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की, और मजीद कैलकुलेशन हम इसमें ऐड करेंगे। ये पॉइंट्स जस्ट आपने लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड नहीं करने, ये जस्ट अपने कॉन्सेप्ट के लिए आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मेन डेरिवेशन की। यहाँ से आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये लिखना स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये अर्थ की ये अर्थ सरफेस है, यानी कि पूरा अर्थ स्ट्रक्चर है, और अर्थ के सेंटर से हमने ये एक लाइन ड्रॉ की है जो ये शो करी। देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसमें आप सरफेस ऑफ अर्थ से चीज़ों को लिफ्ट अप कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेंटर ऑफ अर्थ से ऑनवर्ड एक लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। ये कुछ चीज़ें आपने डायग्राम से रिलेटेड पहले समझ लेनी। जैसे देखिए, ये सेंटर ऑफ अर्थ से ये स्ट्रेट लाइन एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, और ये हमारा कोई पॉइंट है जहां से हम एक बॉडी के ऊपर वर्क डन करेंगे बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको हम सर्टेन पोजीशन यानी कि इस वन पोजीशन से लिफ्ट अप करके इन्फिनिटी, वेयर एन रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, और हम ये देखेंगे कि बॉडी में कितनी एनर्जी डिपॉजिट हुई है। सो कुछ पॉइंट्स आपने माइंड में रखें, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर आप एक सर्टेन हाइट पर चले तो वहाँ वैल्यू ऑफ जी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो हम वही पॉइंट से जहाँ पे चेंजिंग स्टार्ट हुई, जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, वहीं से एक बॉडी का वर्क डन ट्रेस करेंगे। इसको इस वन पोजीशन से हमने उठाना है, और ये एक्चुअली एक पूरा पाथ है, और इसको हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है जस्ट। तो ये छोटे इंटरवल जो है इसमें 1 2 3 4 सो ऑन। ये देखिए इन्फिनिटी पॉइंट को आप n कह रहे हैं, और n से पहले जारी बात है कोई पॉइंट n-1 होगा। तो ये पूरे पाथ को हमने इस छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया है। अब ये छोटे पाथ्स क्यों बनाए हैं, हम ये बात जानते हैं कि चूंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हमने इतने छोटे इंटरवल्स बना लिए चूंकि हम एक वर्क डन ट्रेस करना चाहते हैं एक सर्टेन पोजीशन से इन्फिनिटी तक बॉडी को लेके जाने में, जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो होती है। अब आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में वेरिएबल फोर्सेस से वर्क डन ट्रेस करने का आपको मैंने मेथड समझाया था कि आप छोटे छोटे पैच बना लें सच दैट कि हर एक इंटरवल में जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट ट्रीट की जाएगी, क्योंकि हमने ट्रेस भी वर्क डन ही करना है। तो यहाँ पर भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये छोटे छोटे इंटरवल्स हमने बना लिए इन्फिनिटी तक। अब आप देखिए सेंटर ऑफ अर्थ से कुछ डिस्टेंसेस हैं जिसको आपने समझ लेना है। सेंटर ऑफ अर्थ से पहले पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस इज r1, सेंटर ऑफ अर्थ से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस इज r2, और इन दोनों के बिटवीन ये पॉइंट है जो आपको एवरेज डिस्टेंस देगा, और इस इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है ये r के इक्वल है, और इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ये डेल r है। ये सारी वैल्यूज इस डायग्राम से रिलेटेड आपने माइंड में रखनी है। इसकी डेफिनेशन की बात करें कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल देखिए कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing the object from that point to infinity where force of gravity becomes zero, यानी कि एक सर्टेन पोजीशन से एक बॉडी को इन्फिनिटी तक लेके जाने में जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, यही वर्क डन हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और हमें हमारी इस पूरी डिस्कशन में ये एक फार्मूला डिराइव करना है, दैट इज -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल R। तो ये हमारा एक जनरल रिजल्ट है जो हमने डिराइव करना है। अब इसकी डेरिवेशन के लिए आपकी कुछ बुक लाइंस में थ्योरी लिखी हुई है, वो आप देख लीजिए कि जैसे जैसे आप एक सर्टेन पोजीशन से इन्फिनिटी तक बॉडी को मूव करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारी कि एज वी मूव फ्रॉम सर्टेन पोजीशन टू इन्फिनिटी, the gravitational force Fg is inversely proportional to r square। तो ये जो हमारी फोर्स है ये इस तरह से डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही होती है। और सेकंड हमें प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि mgh is valid only near the surface of earth। ठीक है, ये तो तब वैलिड होता है सरफेस के नजदीक नजदीक अगर हम देखें near the surface of earth, so that's why we will derive a new formula that is absolute, एक न्यू कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसकी डेरिवेशन के लिए जो मेन बात आपने जहन में रखनी है कि हमने वर्क डन ट्रेस करना है फ्रॉम 1 to 2, इस तरह 2 से लेट से ये इंटरवल 3 है, 3 से 4 और n-1 से इन्फिनिटी सो ऑन, तमाम सेपरेट छोटे इंटरवल्स का वर्क डन
हम जब एड अप करेंगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा और वही टोटल वर्क डन हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल रिजल्ट होगा। अब ये स्टूडेंट्स इसके लिए देखिए कि हम ये बात जानते हैं, अगर हमने वर्क डन ट्रेस करना है फ्रॉम 1 to 2, जनरल फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब आप देखिए कि ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स हमने ट्रेस करना है और कहां से कहां तक, 1 से 2, और 1 से 2 डिस्टेंस कितना है, ये देखिए टोटल डिस्टेंस होगा r1, ये जो हमने फर्स्ट पोजीशन का सेंटर ऑफ अर्थ से है फर्स्ट पॉइंट का, और सेकंड का है r2। तो r2 में से अगर आप r1 माइनस करेंगे तो आपको ये डेल्टा r, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा बिटवीन 1 to 2 इंटरवल। तो इसको हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी जस्ट आप इसको डेल्टा r समझिए। तो अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी किस तरह से हम ये डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे वो आप देख लीजिए कि यहाँ पे एफ जी एज इट इज लिखेंगे आप, और डॉट डी की जगह पे हम चूंकि डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं बिटवीन टू इंटरवल, दैट इज डेल्टा आर, तो ये आपका न्यू यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप देखिए डॉट प्रोडक्ट को जब एक्सपेंड किया जाता है, सो एफ जी डेल आर कॉस थीटा, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये जो कॉस थीटा है ये एंगल किसके इक्वल है, एफ जी की वैल्यू किसके इक्वल है, ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने, जरा देखिए एफ जी, हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये इक्वल होती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा जनरल फार्मूला है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। अब आप देखिए ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे बॉडी को चूंकि आप अर्थ से लिफ्ट करके अपवर्ड लेके जा रहे हो, तो किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस से जब आप अपवर्ड लिफ्ट करेंगे तो आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस है ये तो अपवर्ड ट्रेवल हो रहा है, लेकिन जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ये तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। और अगर आप इन दोनों के बिटवीन एंगल देखें तो एंगल हमारा बन रहा है 180 डिग्री। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लिखिए तो ये बन जाएगा 180 डिग्री एंगल यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा W1 to 2 इक्वल्स एफ जी डेल आर, और कॉस एंगल कितना है 180 डिग्री, सो कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू -1, तो आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा W1 to 2 इक्वल्स एफ जी डेल आर और कॉस 180 -1। आप एफ जी की ये वैल्यू भी पुट कर दें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, तो हमें एक जनरल रिजल्ट मिल जाएगा W1 to 2 नेगेटिव बाहर एमिट आउट होगा, एफ जी की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू डेल आर। इसको आप थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिए तो ये होगा 1 to 2 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम एंड दिस इज डेल आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स वर्क डन का एक जनरल फार्मूला हमें मिल चुका है। लेट्स से इसको आप कह लीजिए ये इक्वेशन ए, चलिए इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूला को अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है आर स्क्वायर और डेल्टा आर की वैल्यूज़ की। इसको हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं वो आप देखिए। देखिए बच्चों डेल्टा आर है किसकी इक्वल, डेल्टा आर मैंने आपको बताया कि ये R1 डिस्टेंस है और ये R2 है। अगर आप R2 में से R1 माइनस कर दें तो ये आपको डेल्टा आर मिल जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट एक्चुअली हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आर स्क्वायर किस तरह से ड्राइव करेंगे जरा देखिए। डेल आर किसके इक्वल है, डेल आर मैंने आपको अभी बताया R2 माइनस R1 के। यहाँ से आप R1 की अगर वैल्यू ट्रेस करना चाहें आप वो किस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं, आप इस R1 को इस साइड पे शिफ्ट कर लीजिए तो आप चलिए R2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें तो ये R1 इस साइड पे आके ऐड हो जाएगा दैट इज डेल आर प्लस R1। ये एक वैल्यू हमें मिल गई, ये डेल्टा आर की वैल्यू है। अच्छा अब आप देखिए कि ये जो R है ये R क्या है, R मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पॉइंट्स के मिड में
जो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ये वाला डिस्टेंस है ये r के इक्वल है। और ये मिड डिस्टेंस आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट में ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपको एक इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन एक एवरेज डिस्टेंस r मिल जाएगा। तो जरा देखिए r किसके इक्वल है, अगर आप फर्स्ट में सेकंड पॉइंट ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपको एवरेज डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हमने निकालना भी तो यही है, दैट इज r स्क्वायर। तो वेरी सिंपल, आप ये कीजिए कि जो अबव इक्वेशन में ये r2 की वैल्यू है इसको यहाँ पे आप पुट कर लें तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 किसके इक्वल है, दैट इज डेल्टा r प्लस r1 डिवाइड बाई 2, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r1 प्लस r1, दिस इज 2r1 प्लस डेल r डिवाइड बाई 2। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा 2r1 डिवाइड बाई 2 प्लस डेल r डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपको नेक्स्ट रिजल्ट ये मिला r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल r डिवाइड बाई 2। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप ये कीजिए, इसी इक्वेशन का बोथ साइड पे स्क्वायर ले लीजिए। जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। जरा देखिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्वायरिंग प्रोसेस, और ये जनरल इक्वेशन से हम नेक्स्ट डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हम इसी इक्वेशन को प्रोसीड कर रहे हैं कि r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल r डिवाइड बाई 2। मैंने कहा है कि इसका आप बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, ये r स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आप a प्लस b के स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। तो इस तरह से फार्मूला एक्सपेंशन होगी। बाकी आप मजीद देखिए कि r स्क्वायर इक्वल्स r1 स्क्वायर प्लस ये सेम फैक्टर डेल r डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो r1 डेल r ये वाला फैक्टर बच गया। अब आप देखिए कि जो डेल r डिवाइड बाई 2 है और इसका स्क्वायर है, डियर स्टूडेंट्स डेल r एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था जस्ट वो इंटरवल 1 से 2 तक, तो इस स्मॉल वैल्यू का जब स्क्वायर लिया जाएगा ये और स्मॉल हो जाएगी। जैसे आप कोई भी स्मॉलर वैल्यू जैसे 0.1 है, इसका आप स्क्वायर करें तो ये 0.01 हो जाएगी, यानी कि और छोटी हो गई। अब ये चूंकि डिस्टेंस इतना स्मॉल हमने काउंट किया हुआ है 1 to 2 जो इंटरवल हमने चूज किया था, कि जैसे लेट से 0.00012 है और 0.00013 है, तो अब इनका जब आप वो डिस्टेंस का स्क्वायर निकालेंगे ये इतने छोटे पॉइंट्स हैं कि आपकी जो वैल्यू है डेल्टा आर की, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे इतनी छोटी हो जाएगी कि हमारी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो हम इस डेल्टा आर के स्क्वायर और फैक्टर को डिवाइड बाय 2 जो किया हुआ है इसको नेग्लिजिबली स्मॉल होने की वजह से 0 के इक्वल ट्रीट कर लेते हैं। तो फिर आपका ये जो फैक्टर है ये सारा कैंसिल आउट होकर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर इक्वल्स r1 स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा r। अब डेल्टा r की वैल्यू हमने ऑलरेडी ट्रेस कर रखी है, सो r1 डेल r किसके इक्वल है, दिस इज सिंपली इक्वल टू r2 माइनस r1। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, सो दिस इज r1 और ये है r2 माइनस r1। फर्दर आप देखिए r स्क्वायर इक्वल्स r1 स्क्वायर, r1 इंटू r2 तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, r1 इंटू r1 दिस इज r1 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल गई r1 r2। दिस इज आवर जनरल रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड था, और यही r स्क्वायर की वैल्यू मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे डेल r और r स्क्वायर की जगह जस्ट हम पुट करेंगे हमें हमारा वर्क डन मिल जाएगा।
तो अब ये सेम वैल्यू जो है इसकी सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पर कीजिए। सो W1 to 2 ये आपको मिल जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m, और इसमें अगर आप पुटिंग करें GMM तो डेल R देखिए किसके इक्वल है, डेल R इज सिंपली R2 माइनस R1, और इसकी डिवीजन में ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली है R1 R2, तो आप इसको यहाँ पुट कीजिए R1 R2, तो मजीद इसको आप एक्सपेंड कीजिए 1 to 2 विच इक्वल्स -G कैपिटल M स्मॉल m। अब देखें ये ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इसको आप डिवाइड कर लें सेपरेटली। सो R2 डिवाइड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 R2। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, जैसे R2 से R2 कैंसिल आउट, R1 से R1 कैंसिल आउट, तो आपको ये रिजल्ट मिल गया -G कैपिटल M स्मॉल m 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये आपको 1 to 2 वर्क डन का एक जनरल रिजल्ट मिल चुका है। अब ये स्टूडेंट्स ये था हमारा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। अब इसी तरह से चूंकि हमारा जो पाथ है हमने तो उसको इनफाइनाइट इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आप कहेंगे सर एक ही वर्क डन बड़ा मुश्किल से ट्रेस हुआ है, तो नेक्स्ट वाले क्या हम दोबारा से ऐसा कोई प्रोसेस करेंगे? नहीं, देखें 1 से 2 इंटरवल है तो वर्क डन भी आपको जो ये तो कांस्टेंट वैल्यू साथ चल रही है, ये देखें डिस्टेंस भी हमारा 1 से 2 ही चल रहा है डिनोमिनेटर में। अगर 2 से 3 होगा तो यहाँ भी 2 से 3 डिस्टेंस चलेगा, 3 से 4 होगा तो यहाँ भी 3 से 4 होगा, तो हम सिमिलरली एक सीक्वेंस यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस की हम बात करेंगे कि सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल, क्योंकि 1 से 2 था ना, अब हम 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरह सारे वर्क डन लिख सकते हैं। सो 2 से 3 फिर क्या होगा, -G कैपिटल M स्मॉल m 1/R2 माइनस 1/R3, ये सेकंड इंटरवल का हो गया। इसी तरह आप 3 से 4 तक के इंटरवल का लिख लें, -G कैपिटल M स्मॉल m 1/R3 माइनस 1/R4। इसी तरह आप जितने मर्जी इंटरवल्स हैं सबका वर्क डन निकाल लीजिए। जैसे आपको मैंने ये डायग्राम से भी बताया हुआ है कि ये पूरे पाथ को हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे इंटरवल में। अब ये वाला जो इंटरवल है दिस इज n, अब ये पूरा जो पाथ है यहाँ से 1 2 इसी तरह 3 एंड सो ऑन, इस पूरे पाथ को हमने डिवाइड किया था। तो ये n अगर है सो n से पहले भी तो कोई इंटरवल होगा, इसको आप n-1 कहेंगे, तो लास्ट इंटरवल का वर्क डन क्या होगा, n-1 से n तक। तो सिमिलरली इसको एक्सपेंड करें, सो Wn-1 to n, ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, -G कैपिटल M स्मॉल m 1/Rn-1 से 1/Rn, यानी कि लास्ट 2 इंटरवल्स का वर्क डन आप इस तरह से निकालेंगे। तो ये आपको तमाम वर्क डन मिल चुके हैं। अब ये स्टूडेंट्स ये जो आपको सारे एक्सप्रेशंस मिले, हमने तो वर्क डन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ट्रेस करना है ना, सर्टेन पोजीशन से इन्फिनिटी तक, तो आप तमाम सेपरेट वर्क डन्स को एडअप कर दें, हम अभी एडअप करेंगे और एडअप करने के बाद आपको इसका एक जनरल रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ तक अपने नोट्स को क्विकली आप कंप्लीट कर लीजिए। जी अब हमें चूंकि चाहिए टोटल वर्क डन, W टोटल फिर किसके इक्वल होगा, 1 से 2, इसी तरह 2 से 3, 3 से 4, सो ऑन n-1 से n तक। अब तमाम वर्क डन्स को अगर हम एडअप करें कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी में आ जाएंगी। जैसे आप देखिए कि -G mm सब में ही रिपीट हो रहा है, तो आप ये जो -G mm है इसको आप ले लीजिए कॉमन, और बाकी जो इंटरवल्स हैं फिर वो हमारे सिंपली एडअप हो जाएंगे। तो ज़रा देखिए हम पिक कर रहे हैं कॉमन -G कैपिटल M स्मॉल m, अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, इसका एक्सप्रेशन बचा है 1/R1 माइनस 1/R2, तो आप इसको लिखेंगे 1/R1 माइनस 1/R2। सेकेंड वाले का ये बचेगा जस्ट, सो प्लस के साथ ही आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, सो 1/R2 माइनस 1/R3।
इसी तरह नेक्स्ट का आप देखिए, इसमें भी प्लस आ रहा है 1/r3 -1/r4। और इसी तरह आप लास्ट का देखिए, ठीक है, सो ऑन ये चल रहा है। और लास्ट का आ गया है, ये देखेंगे चूंकि कॉमन जा चुका है प्लस के साथ है, 1/rn -1 -1/rn। तो ये आपको जनरल जो एक्सप्रेशन है इस तरह का मिल चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि ये -1/r2 है, नेक्स्ट वाला +1/r2 फर्स्ट के बाद हम देख रहे हैं। फिर इसी तरह ये देखेंगे सेकंड वैल्यू थर्ड के साथ कैंसिल आउट हो गई। इसी तरह ये फोर्थ वैल्यू जो है ये -1/r3 के नेक्स्ट प्लस में है, इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। इसी तरह ये -1/r4 है, नेक्स्ट अगर आप लिखते 4 to 5 तो 1/+ का r4 होना था, ये उसके साथ कैंसिल आउट हो जाना है। तो इसलिए तमाम सेकंड टर्म्स नेक्स्ट वाली टर्म्स के साथ कैंसिल आउट होती जा रही हैं। इसी तरह ये यहाँ तक तमाम टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। जस्ट बचेगा क्या, जस्ट बचेगा -g कैपिटल M स्मॉल m, ये फर्स्ट इंटरवल का वर्क दैट इज 1/r1 और ये लास्ट वाला 1/rn। तो यहाँ तक हमने ये टोटल वर्क डन जो है ये ट्रेस कर लिया है। अब आप देखिए, ये जो हमारा टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन है ये आपको मिला है 1/r1 -1/rn। अब ये स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो rn है ये आपको मैंने जैसे डायग्राम में बताया था कि ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट का डिस्टेंस है जो कहाँ पर है, वेयर दिस पॉइंट इज इन्फिनिटी। चूंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इसका ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इसको आप इन्फिनिटी प्लेस करेंगे। और ये देखिए कि rn जो है ये इन्फिनिटी के इक्वल है और इन्फिनिटी लिखा जाता है समथिंग डिवाइड बाय 0। तो आप ये जो rn है इसकी जगह पे हमने चूंकि वैल्यू निकालनी है 1/rn की, हम rn की जगह पे लिख सकते हैं 1/0। ये 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 दिस इज 0/1 विच इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो 1/r1 है इसी जगह पे वैसे 0 आ जाएगा। सो हमारा जो टोटल वर्क डन है इसकी वैल्यू बन गई -g कैपिटल M स्मॉल m, ये 1/r1 माइनस दिस इज 0। ये 1/rn की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि ये 0 के इक्वल है। अब ये स्टूडेंट्स आपको टोटल वर्क डन का ये एक जनरल फार्मूला मिल चुका है, इसको आप यूँ लिख सकते हैं W टोटल इक्वल -g कैपिटल M स्मॉल m और ये r1 जस्ट बचा है, इसको आप सिंपली r1 लिख सकते हैं। सो ये हमारा अभी तक का एक जनरल फार्मूला है। इसमें आप देखिए कि हमने पॉइंट 1 से लिफ्ट अप किया था बॉडी को और इसको आप लेके गए थे इन्फिनिटी तक। तो ये जस्ट जिस पॉइंट से आपने इस बॉडी को लिफ्ट अप किया है वही पॉइंट यहाँ पर बचा है, दैट इज r1। इसका मतलब अगर आप r से लिफ्ट अप करके लेके जाएंगे तो जनरली फिर यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा ये मॉडिफाई होके यहाँ पे सिर्फ r आ जाएगा। अच्छा जी, इस जनरल फार्मूला को हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जनरली कि W टोटल इक्वल -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्क डन हमने किया है ये है फ्रॉम सर्टेन पोजीशन, चूंकि वो मिड पोजीशन से हमने लिफ्ट किया था वहां से इन्फिनिटी तक। अब यही जो हमारा वर्क डन है ये चूंकि बॉडी को सर्टेन पोजीशन से इन्फिनिटी तक लेके जाने में हमें करना पड़ा है, तो यही वर्क डन हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U के इक्वल है। सो इसको आप लिखेंगे U इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r। अब ये स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमारा तब होल्ड करेगा जब आप जैसे ये 2 पॉइंट्स के बिटवीन, आपको याद होगा ये हमारा पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है और ये सेंटर पॉइंट था हमारा, यहाँ से हमने लिफ्ट अप किया बॉडी को और इन्फिनिटी तक लेके गए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक बॉडी को लिफ्ट अप करें फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ से उसका ये सेंटर का फिर हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो जरा देखिए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ
अगर आप एक बॉडी को लिफ्ट अप कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स इस तरह से कि हमने एक बॉडी को लिफ्ट अप किया इस सरफेस ऑफ अर्थ से और इसको आप इन्फिनिटी तक लेके गए, तो फिर हमें उस सर्टेन पॉइंट, जैसे यहाँ से देखिए हमने आर पॉइंट से लिफ्ट अप किया था, तो आर ही यहाँ पे अपीयर हुआ है, यानी कि वो सर्टेन पोजीशन जहाँ से आप बॉडी को लिफ्ट अप कर रहे होते हैं वो अपीयर होता है। अब अगर आप यहाँ से इसको लिफ्ट अप करेंगे तो फिर ये जो आर डिस्टेंस है ये अपीयर होगा, यानी कि अर्थ का रेडियस जो ये सेंटर से डिस्टेंस है, तो फिर यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा u इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल R। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इस फार्मूला की और जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, इनमें सिमिलैरिटीज क्या है और इनमें कंट्राडिक्शंस क्या है, और ये फार्मूला में नेगेटिव साइन हमारा क्या शो कर रहा है, ये कुछ फैक्टर्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने ये रिलेशन जो है डिराइव कर लिया एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R। यानी कि जब आप किसी सर्टेन पोजीशन R से बॉडी को लिफ्ट अप करके इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, तो ये हमें एक जनरल फार्मूला मिला था। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh और ये वाला जो फार्मूला हमने न्यू डिराइव किया है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, क्या ये कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे, एक दूसरे को अपोज तो नहीं कर रहे, ये रिजल्ट्स क्या हमारे वैलिड रहेंगे या नहीं, ये कुछ जनरल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको इस फार्मूला की फिजिकल सिग्निफिकेंस का आइडिया हो जाएगा, ये जो अभी हमने डिराइव किया है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हम एक एग्जांपल चूज कर रहे हैं जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों सेम सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इस फार्मूला में एक मेन चीज ये थी कि ये तब भी वैलिड होता है जब जी की वैल्यू वेरी कर रही होती है। ये बात इस फार्मूला को यूनिक बना रही है और इसलिए हमने इतनी मेहनत से इसको डिराइव किया। लेकिन चले हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ देखते हैं कि क्या ये दोनों फार्मूलाज आपको सेम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि एक बॉडी और बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है। सरफेस ऑफ अर्थ पे बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। लेट्स से हमने इसको जीरो से लिफ्ट अप करके ये 10 जूल एनर्जी तक पहुंचाना है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि बॉडी में 10 जूल एनर्जी आ जाए, तो हम जीरो पोजीशन को सरफेस ऑफ अर्थ मिनिमम एनर्जी होगी है हमारी, और ये रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम बॉडी को लिफ्ट अप करके ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ये मिनिमम है, चूंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट भी है, तो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो डेफिनेटली इंटरवल्स में वर्क डन हम ट्रेस कर रहे हैं, तो ये 2 जूल वर्क करना पड़ेगा, फिर 4 तक, फिर 6, फिर 8 और फिर 10 आएगा, और ये हमारा इन्फिनिट डिस्टेंस है। अब आप देखिए 0 से 2 तक अगर आप फर्स्ट इंटरवल की बात करें तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमने इंक्रीज की है या जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया वो है 2 जूल के इक्वल। अब इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट 2 इंटरवल्स में 0 से लेके 2 तक 2 जूल का इंक्रीज इन एनर्जी आएगा। अब बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम देखते हैं। लेट्स से एक बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ मौजूद है और उसकी एनर्जी वैल्यू है -10 जूल। आप ये बात जानते हैं कि नेगेटिव में डिजिट जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है। इसका ये मतलब हुआ कि दूसरे कॉन्सेप्ट में भी, क्योंकि हमारा इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट होता है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है और ये सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ सेम हम चूज कर रहे हैं, ये -10 जूल ये शो कर रहा है कि अभी बॉडी की एनर्जी सेम उसी कॉन्सेप्ट से मिनिमम है। और अगर आपने इसको यहाँ से लिफ्ट अप करके इस डिस्टेंस तक लेके आना है, लेट्स से आप इन्फिनिटी तक इसको लिफ्ट अप करना चाहते हैं या आप इसको इस 0 पॉइंट तक लिफ्ट अप करना चाहते हैं, इन्फिनिटी मींस 0 है हमारा, क्योंकि 0 पे जाके हमारी बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करना वेनिश हो जाती है। तो फ्रॉम सर्टेन पोजीशन टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हम 0 को नहीं कह रहे, यहाँ पे एनर्जी बॉडी की 0 हो जाएगी, हम एनर्जी की सेंस में ये बात कर रहे हैं कि 0 जूल एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे बॉडी मोर नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रही है। यहाँ से अगर आप फर्स्ट इंटरवल बात करें, यहाँ से यहाँ तक आपको 2 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, और अगर आप -10 से -8 तक जाना चाहते हैं तो हमें +2 यहाँ पर ऐड करना होगा। ये स्टूडेंट्स ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 2 जूल एनर्जी ही देनी पड़ी, और यहाँ से भी यहाँ तक जाना है तो 2 जूल एनर्जी ही डिलीवर करनी पड़ी है, यानी कि -10 से -8 तक +2 ऐड करेंगे, 2 जूल एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपको -8 जूल एनर्जी तक हम रीच आउट कर जाएंगे। यानी कि अब भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है डायरेक्टली एनर्जी कितनी प्रोवाइड करेंगे, और ये एक और अंदाज है इसको एक्सप्लेन करने का कि बॉडी में इंक्रीज इन एनर्जी 2 जूल आएगा तो यहाँ से हम यहाँ तक चले जाएंगे।
फिर मजीद आप देखिए यहाँ से अगर आपने नेक्स्ट इंक्रीज करना है तो फिर 2 जूल का चेंज आया है, और यहाँ से भी अगर आपने -8 से -6 तक जाना है तो फिर +2 का चेंज आया है। तो ये आपको सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर फील हो रहे होंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो 2 जूल एनर्जी देनी पड़ी, और इसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे तब भी 2 जूल एनर्जी ही देनी पड़ेगी। लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव सेंस में हम बात करें, आप ये बात जानते हैं कि ये देखें यहाँ से जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो बॉडी की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। अब क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है? देखिए -10 मोर नेगेटिव वैल्यू लेस, मोर नेगेटिव का मतलब होता है कि ये लेस डिजिट है, और इस तरह यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो -8। अब लेस जब आपका नंबर नेगेटिव में कम हो जाता है उसका मतलब होता है कि ये ज्यादा वैल्यू हो गई है, इंक्रीज कर गई है। तो यहाँ पर भी तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, -10 से -8, लेस नेगेटिव का मतलब मोर एनर्जी, और यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखें तो -8 से ग्रेटर है -6, तो एनर्जी तो अब भी इंक्रीज कर रही है। तो ये दोनों फार्मूलाज सेम सेंस में है, लेकिन इसका सुपीरियर फीचर ये है कि ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर वैलिड होगा, चाहे आप इन्फिनिटी तक रेज आउट करें। तो यहाँ पर आप देखें जो मैक्सिमम एनर्जी है, अच्छा जब आप बॉडी को इधर इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं तो देन इन्फिनिटी पे बॉडी की एनर्जी जो है तो हमारे लिहाज से मैक्सिमम हो जाती है। अब मतलब 0 से आप लिफ्ट अप करें और इन्फिनिटी तो खैर ये हमारी बियॉन्ड अप्रोच है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो हम बॉडी को जैसे से ऊपर लेके जाएंगे इनसाइड द फील्ड एनर्जी मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देखें जब आप -10 से इसको लिफ्ट अप करके ये इन्फिनिट डिस्टेंस तक ले जाएंगे तो एनर्जी 0 हो गई, और 0 इन तमाम नेगेटिव नंबर से सबसे ग्रेटर डिजिट है। सही है, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी के ऊपर आपको मिल जाएगी, यानी कि ये हमारा 0 का मतलब मैक्सिमम होगा, चूंकि ये तमाम नेगेटिव नंबर से ज्यादा बड़ा डिजिट 0 होता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपने इसलिए इस बात को लेके परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला ये वैलिड कब कब होंगे। तो ये हर सिचुएशन में दोनों फार्मूलाज वैलिड होंगे, लेकिन ये इसकी जी की वैल्यू जब तक कांस्टेंट होगी तब तक, और ये हर सिचुएशन में 0 से लेके आप सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक जहां मर्जी रेज कर लें सेंटर ऑफ अर्थ से, ये तमाम सूरत हाल में वैलिड होगा। इसलिए हमें कुछ चीजें समझनी है कि ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी हमेशा नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बट इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, बट इनका कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे, ये बुक के अंदर आपको सेम लास्ट थ्योरी पे मिल जाएंगे कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज हैव अ नेगेटिव वैल्यू, इसकी हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 होगी, ये मैंने आपको बता दिया। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग लेस एंड लेस नेगेटिव, जैसे जैसे आप यानी कि एक सरफेस से अपवर्ड जा रहे हैं तो वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है, और इसका मतलब है एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि सरफेस ऑफ अर्थ आर इन्फिनिटी बोथ कैन बी चूज एज रेफरेंस पॉइंट, दोनों ही रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए सरफेस ऑफ अर्थ को आपने रेफरेंस लिया हुआ है और यहाँ पे हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया हुआ है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट आपको सेम ही मिल रहा है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। इसके बाद although value of absolute gravitational potential energy at any point is negative but change in energy is always positive, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि चेंज हमेशा आपका पॉजिटिव आता जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट 6 है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये वही बात कि इसमें मिनिमम भी सरफेस ऑफ अर्थ पर ही है, और यहाँ पर भी मिनिमम यानी कि मोर नेगेटिव सबसे ज्यादा वैल्यू होगी सरफेस पे, दैट इज मिनिमम वैल्यू। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ पे मिनिमम वैल्यू होगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। लास्ट पॉइंट जो इसमें हम ऐड करेंगे कि नेगेटिव वैल्यू शोज, ये शो किसको कर रही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट करती है बॉडी को, कि नेगेटिव वैल्यू शोज दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डियर स्टूडेंट्स जो हमारे इस फार्मूला की इंपॉर्टेंस में मैंने आपके लिए लिखे हैं। बुक में ये सेम थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन मैंने पॉइंट सेपरेट कर दिए, इसको आप अपने नोट्स में लाजमी ऐड कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपका ये लेक्चर जो है 100% कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप लेक्चर को पॉज करके अगेन से सुन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।